हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इग्नू सपोर्ट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BHIC 101 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। दोस्तों, हम इसमें पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास, जिसमें हम कवर करेंगे प्राचीन भारत है वहाँ तक का इतिहास। तो दोस्तों, अगर आप भी BHIC 101 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो इसको शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है साहित्यिक स्रोत। जो हमारा प्राचीन भारत है उसको पुनर्निर्माण करने के लिए हमारे पास क्या क्या साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, इनमें हमारे पास मुख्यतः हैं वेद हैं, पुराण हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं, गृह सूत्र वगैरह हैं, उस तरह के वो हैं। जो दो महाकाव्य हमारे हैं, रामायण और महाभारत, उनको भी ये जो इस तरह के स्रोत हैं इनको क्या माना जाता है, साहित्यिक स्रोत माना जाता है। अधिकांश प्रारंभिक भारतीय साहित्य धर्म, ब्रह्मांड, विज्ञान, जादू, अनुष्ठान, प्रार्थनाओं और पौराणिक कथाओं से भरा हुआ है। इसलिए इन ग्रंथों के साथ काल निर्धारण से जुड़ी समस्याएं हैं। अब इन ग्रंथों में ये जानबूझ के तो इसलिए लिखे नहीं गए थे कि इनको बाद में इतिहास के रूप में याद किया जाए। तो इनमें जो काल निर्धारण है इनका वो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि कौन सी जो पुस्तक है वो किस टाइम पीरियड में लिखी गई थी, क्योंकि इनकी जो संरचना है और संकलन की अवधि है उसमें बहुत ज़्यादा व्यापक अंतर है। संरचना और संकलन में क्या अंतर है कि जो इनकी रचना हुई थी वो तो बहुत पहले हुई थी, लाइक जो वैदिक पीरियड है उस टाइम पे इनकी रचना हुई थी, लेकिन इनका संकलन इनको बाद में लिपिबद्ध तो बहुत बाद में किया गया। जो ईसा पूर्व ईसवीं सदी में आके फिर बाद में इनको दूसरी तीसरी जो शताब्दी थी ईसा की, उसमें आके इनको लिपिबद्ध किया गया या लिखा गया। उतने टाइम तक ये मौखिक रूप से चलती आ रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप का पहला जो साहित्य है वो क्या है, वैदिक साहित्य है। वेद मौखिक साहित्य में उत्कृष्ट हैं। उन्हें पारंपरिक रूप से श्रुति यानी सुना या प्रकट ग्रंथों के रूप में जाना जाता है। अब इसके बाद है हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये भी विस्तृत ग्रंथ हैं, इनके जो विषय होते हैं वो भी धार्मिक होते हैं। आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, इनमें भगवान है, संसार, मानव जात इत्यादि पर वन तपस्वियों व सन्यासियों के मतों और कथनों का विवरण है। इसके बाद आते हैं फिर हमारे स्रोत सूत्र। इनमें महान बलिदानों को संपन्न करने के नियम हैं। गृह सूत्र हैं, इनमें दैनिक जीवन के सरल समारोहों और बलिदानों के लिए दिशा निर्देश हैं। फिर धर्म सूत्र हैं, ये जो हमारे गैर धार्मिक कानून वगैरह हैं उनके निर्देशों की ये जो हैं वो किस में दिए गए हैं, धर्म सूत्र में। फिर सूत्रोत्तर जो ग्रंथ हैं जैसे स्मृति ग्रंथ हैं, जिसमें है मुख्य रूप से मनु स्मृति है, नारद स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है। ये 3-4 जो स्मृतियां हैं ये काफ़ी फेमस हैं। फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। अब जो ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये जो हमारी अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था है उस पर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तक है। उस टाइम की ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी इसमें है। अब इसको अर्थव्यवस्था को इनकी 15 पुस्तकों में विभाजित किया गया, जिनमें से कौन कौन सी सबसे ज़्यादा पुरानी है, दूसरी और थर्ड नंबर की जो पुस्तक है उसको माना जाता है कि ये सबसे पहले की पुस्तक है। दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। इनको भी ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं हम। फिर पुराण है। हालांकि पुराण जो थे उनका संकलन 400 ईसा जो ईस्वी थी वहाँ तक पूरा हो गया था, लेकिन इनके पुराण तो बहुत सारे हैं, तो इनका जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा व्यापक है। तो ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे साहित्यिक स्रोत हैं। दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जो पुरातात्विक स्रोत थे। अब तक हमने क्या पढ़े, साहित्यिक स्रोत पढ़े हैं प्राचीन भारत के पुनर्निर्माण में, और अब पढ़ेंगे हम पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या आते हैं दोस्तों, जो अभिलेख हैं वो आते हैं। उसके अलावा जो हमारे सिक्के हैं, सिक्के आते हैं। बाकी औजार हैं, औजार और मिट्टी के बर्तन वगैरह हैं, ये सब किस में आते हैं हमारे, ये सब आते हैं पुरातात्विक स्रोत में। पुरातत्व के द्वारा अतीत को समझने के लिए भौतिक सामग्री का अध्ययन किया जाता है। जैसे इसमें मूर्तियां हैं, मिट्टी के बर्तन, हड्डियों के टुकड़े, घर के अवशेष, मंदिर के अवशेष, अनाज है, सिक्के हैं, मोहरे हैं, शिलालेख हैं। ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं हमारे पुरातात्विक स्रोत में। अब अगर हम सिक्कों को देखें तो सिक्का एक मुद्रा धातु है, इसका एक निश्चित आकार होता है, एक वजन है, ये सब इसके क्या होते हैं, मानक होते हैं। और इस पे क्या होता था, जो इस सिक्कों को जारी करता था उस पे उसकी कई बार ऐसा होता था कि उसका नाम या तो गुदा होता था या उसकी मुहर वगैरह लगी होती थी सिक्कों पे।
प्रारंभिक भारतीय इतिहास में जो दूसरा शहरीकरण हुआ ये लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो जहाँ पे हमें सिक्के के जो पहले जो साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों प्रमाण मिलते हैं, मतलब इससे पहले सिक्कों का प्रचलन नहीं था। इसके बाद में ही जो दूसरा नगरीकरण है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद, इसके बाद ही सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। प्रारंभिक भारत में सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे से बनते थे। तो सिक्कों को बनाने की महत्वपूर्ण धातुएं क्या थी? तांबा, सोना और चांदी। शिलालेखों के अध्ययन को अब देख लेते हैं हम दूसरा शिलालेख। शिलालेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। शिलालेख मोहरों, तांबे की प्लेटों, मंदिर की दीवारों, लकड़ी के टुकड़ों, पत्थर के खम्भों, चट्टान की सतहों, ईंटों, यह चित्र वगैरह थे, इन पे सब पे इनको लिखा जाता था। अब जो प्राचीनतम जो शिलालेख है उन पे जो लिपि लिखी गई है वो हमें 2500 ईसा पूर्व तक के मिलते हैं, लेकिन जो उस टाइम की जो लिपि थी वो हड़प्पा लिपि है, वो हमें आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। तो उनको बहुत ज़्यादा उनके बारे में हमें जानकारी हम कि क्या लिखा है इस शिलालेख में, तो वो हमें अभी तक मिल नहीं पाई है, लेकिन ऐसे मिलते हैं कि जो 2500 साल पहले शिलालेख लिखे गए। सर्वप्रथम अशोक के जो शिलालेख थे वे पढ़े गए थे। ये शिलालेख पूरे हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें चट्टानों पत्थरों की जो सतह थी उस पे पाए गए थे। अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था? जो 1837 में जो जेम्स प्रिंसेप थे, उन्होंने सबसे पहले जो है अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। अब जो बंगाल में वगैरह है वहाँ पे खरोष्ठी लिपि में है। उसके बाद जो उत्तर पश्चिम भारत है वहाँ पे वो ग्रीक और अरामाइक लिपि में है इनके अशोक के शिलालेख। अभिलेख राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास का एक अच्छा स्रोत है। वे इतिहासकारों के लिए मूल्यवान हैं क्योंकि ये साहित्यिक ग्रंथों की तुलना में अधिक विश्वसनीय हैं, क्योंकि वे हमेशा धार्मिक नहीं है। जो हमारे साहित्यिक ग्रंथ होते थे वो तो मोस्टली धार्मिक होते थे, लेकिन अभिलेख है कई बार ये निष्पक्ष तरीके से लिखाए जाते थे किसी राजा वगैरह के द्वारा। जैसे अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए हैं, तो उनसे हमें उसके जो टाइम पीरियड है उसकी सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो अशोक के अभिलेखों से ही मिलती है। तो इस तरह से हमने दोनों तरह के जो स्रोत हैं वो कवर कर लिए। अब हम चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है मध्य पाषाणकालीन संस्कृति क्या थी? तो देखते हैं मध्य पाषाणकालीन संस्कृति को। जो मध्य पाषाण काल है उसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? जो 8000 ईसा पूर्व है उस टाइम से माना जाता है कि जो मध्यकाल मध्य पाषाण है उसकी शुरुआत हुई। तो दोस्तों जो हर जगह इसकी शुरुआत एक ही टाइम पीरियड पे नहीं हुई, या ऐसा कह दें कि 8000 बस ईसा पूर्व में आके जो अपना पुरा पाषाण काल था वो खत्म हो गया, इसके बाद मध्य पाषाण काल स्टार्ट हो गया। तो ये हर रीजन में लगभग इसका टाइम पीरियड थोड़ा बहुत आगे पीछे था। ये पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था। मतलब इससे पहले क्या था? पुरापाषाण काल था, इसके बाद क्या आया? नवपाषाण काल। इस समय तापमान अधिक था, जलवायु थोड़ी सी नम थी और शुष्क थी। अब इसने जो मानव जीवन को किस तरह से प्रभावित किया कि जो वनस्पति थी और जो जीव जंतु थे उनमें काफ़ी सारा उस टाइम पे अंतर आया। मध्य पाषाण काल के लोगों का जीवन वैसे तो जो पुरापाषाण काल के खानाबदोश जो उनका जीवन था उसी तरह का था, लेकिन उनकी तुलना में ना थोड़ा सा विस्तृत हो गया था इनका जीवन। अब जब ये लगातार पौधों वगैरह से अपना जो भोजन है वगैरह वो इकट्ठा करते रहे थे, फिर पशुओं के साथ वो उनका शिकार करके लंबे समय तक जब उनका इंटरेक्शन उनसे हुआ तो उन्हें मतलब एक स्पेशलिस्ट बना दिया कि ये वाले पशु इस टाइम पे यहाँ जाते हैं, उस टाइम पे वहाँ जाते हैं, इनको कैसे मारना मतलब सरल है, इसका शिकार करना किस तरह से आसानी से किया जा सकता है। सेम वही पौधे हैं कि ये इस वाले पौधे पर्टिकुलर पौधे इस वाले सीजन में उपलब्ध होते हैं या इनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इस तरह से उसने धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों को अपने में उसको नॉलेज हो गई उस चीज़ की। उसी हिसाब से उसने क्या किया, कुछ पौधे जो उसको लगे कि हाँ ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कुछ पशु लगे जो उसको हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो उन सबको उसने थोड़ा सा और प्रायोरिटी देना शुरू कर दी बाकी की अपेक्षा। इस सांस्कृतिक चरण के सबसे आम और प्रमुख उपकरण जो हैं वो क्या है? सूक्ष्म औजार हैं, जो माइक्रोलिथ्स हैं। तो जो सूक्ष्म औजार हैं वही इस जो मध्य पाषाण काल है उसकी सबसे विशेषता है। सूक्ष्म उपकरण निर्धारित करने के लिए उपकरण की लंबाई की सीमा 3 सेंटीमीटर मानी जाती है। 3 सेंटीमीटर से अगर कोई छोटा उपकरण है तो उसको सूक्ष्म उपकरण की श्रेणी में गिना जाता है। इसमें औजार की जो किनारे थे उनको थोड़ा सा और अच्छा बनाया, मूठ वगैरह जोड़ी गई और थोड़ा सा किनारे को शार्प वगैरह किया गया था। इस तरह की इनकी विशेषता थी।
इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता था? पौधे काटने में होता था, संग्रह करने में, छांटने, रेशों को बीनने, जाल बनाने, पत्थरों को तोड़ने, धनुष आदि बनाने में इसका उपकरण होता, उनका यूज होता था। अब इन्होंने क्या कर लिया था? तीर कमान वगैरह तक का आविष्कार इनके का टाइम पीरियड में हो गया था, जो हमारा मध्य पाषाण काल था उस टाइम। वनस्पति खाद्य पदार्थों जैसे जड़ व कंद को अनेक प्रकार के इन्होंने उसको निकालने के लिए बहुत सारे उपकरण बना लिए थे। उन्होंने चित्र वगैरह भी बनाए उनके सौंदर्य बोध का, जिससे क्या होता है, इनके चित्र बने तो हमें मिलता है कि ये थोड़े इनको कला प्रेमी वगैरह भी थे। ये भी पता चलता है कि कैसे उन्होंने अपने जीवन निर्वाह के लिए तकनीकी उपकरणों, जीवन निर्वाह आधारित अर्थव्यवस्था के तरीकों, संस्कृति की भौतिक सामग्रियों, सामाजिक संगठन एवं धर्म का विकास किया। तो इस तरह से ये जो हमारा मध्य पाषाण काल था, तो उस टाइम उसका ये विशेषताएं थी कुछ। अब हम दोस्तों देखते हैं हमारा हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था। तो हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? तो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो हमारी पहली ऐसी सभ्यता थी जो नगरीय सभ्यता थी। तो इसमें गांवों से ज़्यादा जो नगर थे, और उन नगरों का जो सिस्टम था वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा विकसित था। जैसे इनका जो जल निकास प्रणाली है वो थी, या जो रोड वगैरह बनाते थे तो वो, उसके बाद ये कुएं वगैरह बनाते थे, तो ये अलग ही लेवल पे इनका काफ़ी अच्छा उस समय तक अपने टाइम पीरियड के हिसाब से ये काफ़ी उन्नत किस्म की अवस्था थी। तो देखते हैं दोस्तों इसकी अर्थव्यवस्था। तो इसकी जो अर्थव्यवस्था थी प्रमुख रूप से वो व्यापार पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती थी। इनका व्यापार आंतरिक जो था, इसके साथ साथ में जो अंतर्देशीय व्यापार चलता था, सुमेरिया की सभ्यता वगैरह थी, बेबीलोनिया, वहाँ से इनका बहुत सारा व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता का भूदृश्य विविधता भरा था। इसमें जलोढ़, कछारी मैदान, पहाड़, पठार और समुद्री तट शामिल थे। अब ये सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु नदी थी उसके किनारे पे विकसित हुई। तो इनके पास में काफ़ी अच्छे मैदानी इलाका था जिसमें ये खेती वेती कर सकते थे। ये इलाका अधिशेष पैदा करने के लिए काफ़ी समृद्ध था, जो शहरीकरण के लिए महत्वपूर्ण था। दोस्तों जो ऐसा माना जाता है कि जो शुरुआत में जो शहर जब अस्तित्व में आए तो उनका जो प्रमुख कारण था वो खेतों में सरप्लस उत्पादन था, खेती से सरप्लस उत्पादन, जिससे कि जो लोग खेती ना भी कर रहे हों उनके लिए भी खाना मिल सके, उनके लिए भी जो अनाज है वो पैदा हो सके। अगर खेती सरप्लस उत्पादन ही नहीं होगा, मतलब कि जो लोग खेती कर रहे हैं उनके खाने भर को ही होगा, तो जो शहरों में कभी शहरों का विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अलावा जो व्यापार वगैरह में लगे हुए हैं तो उनके लिए कभी भोजन की व्यवस्था हो ही नहीं पाएगी। और भोजन जो है वो आदमी की मूलभूत आवश्यकता है, तो पहले अगर भोजन सरप्लस होगा तभी कुछ लोग खेती से निकल के बाकी कामों में लगे होंगे। हड़प्पा सभ्यता में रबी या सर्दी की फसलों की खेती एक प्रमुख अभ्यास लगती है। रबी की फसल में क्या आता है? गेहूं, जौ, मटर, छोले, तिल, सरसों और मसूर वगैरह ये उगाते थे। कहाँ पे? जो सर्दी के टाइम की जो फसल थी उसमें। अब जो पालतू जानवर इनके पाए गए हैं वे हैं भैंस है, भेड़, बकरी है, सुअर, ऊँट, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, ये और गधा, इस तरह के ये जानवर पालते थे। अब जो भैंस वगैरह है, जो मवेशी है, उन्होंने कृषि वगैरह में मदद करी होगी, और माल वगैरह ढोने में एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने इनकी मदद करी होगी। हड़प्पावासी कांस्य की तुलना में तांबे का अधिक प्रयोग करते हैं। हड़प्पा के शहरों में मिलने वाले मृदभांडों में सबसे सामान्य लाल बर्तन है। ये पहिए पर बने और पके मृदभांड हैं। अब ये इनके जो बर्तन थे वो लाल बर्तन थे। अब ये इनको बनाया गया था किस पे? चौक पे बनाया गया था, और इसमें इनको फिर आग में उसके बाद पकाया गया था। इसमें सादे और सजाए सजाए हुए बर्तन है। इसमें मतलब दोनों तरह के बर्तन है कि जो कुछ बर्तन सजाए भी गए हैं, अलंकरण किया गया है उनको, और कुछ सादा। हड़प्पा वासियों को तांबा, सोना, चांदी इन सब के बारे में जानकारी थी। तांबे का जो उपयोग था वो ये काफ़ी व्यापक रूप से करते थे हथियारों वगैरह को बनाने में, और जो कृषि उपकरण वगैरह बनाने में ये किसका उपयोग करते थे? मुख्यतः तांबे का उपयोग करते थे। सोना, जो लोहा था, लोहे की इस टाइम तक जानकारी इनको नहीं थी, ना ही ये लोहे का प्रयोग करते थे। हड़प्पा के स्थल ने समुद्री कैटफिश के सबूत दिए हैं। अब जो समुद्री कैटफिश वहाँ से मिली है, तो इससे क्या लगता है कि जो हमारे समुद्र तटीय इलाके थे वहाँ से जो हड़प्पावासी थे उनका व्यापार होता होगा। तो जो मछली है वो वहाँ से वहाँ और हड़प्पा ले जाएगी होगी व्यापार के माध्यम से। चित्रों के लिए लाल रंग के उत्पादन के लिए गेरू का उपयोग किया गया था, और काले मैग्नीज के साथ गहरे लाल भूरे रंग के लोहे के ऑक्साइड को मिलाकर काले रंग को प्रदर्शित किया गया था। तो इस तरह से ये कलर वगैरह बनाते थे।
अब दोस्तों हम देखते हैं जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका जल निकासी सिस्टम। तो इनका जो जल निकासी सिस्टम था ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अपने समय का सबसे ज़्यादा विकसित सिस्टम्स में से एक था। इन्होंने रोड बनाए, पहली बात तो इन्होंने जो रोड बनाए वो ही एक दूसरे को समकोण पे काटते थे, काफ़ी चौड़े रोड होते थे, उनके दोनों तरफ नालियां बनी होती थीं और वो नालियां पूरी तरह से ढकी हुई होती थीं। अभी जो कॉन्सेप्ट हम अभी भी शहरों में फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ये उस टाइम फॉलो करते थे कि नालियों को ढक के रखते थे। उनको साफ करने के लिए बीच बीच में इनको वो होल्स वगैरह बनाते थे और वो होल भी कवर रहते थे, उसका जो है वो कवर आप हटाइए, उसको साफ करिए, उसके बाद दोबारा से उसको कवर को रख दीजिए। फिर जो घर थे, घर से घर में भी नालियां बनी हुई होती थी, घर से जो नाली थी वो आती थी और जो मेन जो गली में नाला था उसमें आके वो नालियां मिल जाती थी। तो इस तरह से इनकी जो जल निकास प्रणाली थी वो काफी अच्छी थी। हड़प्पा वासियों की सबसे प्रभावशाली विशेषताओं में से एक उनकी जल निकासी व्यवस्था है। विस्तृत जल निकासी पद्धति की विशिष्ट विशेषताओं में घरों के अंदर अपशिष्ट जल का प्रबंधन, भीतरी नालियों, दीवारों में ऊर्ध्वाधर नालियां, जो दीवारें थी उसमें छत वगैरह का पानी था उसको निकालने के लिए ऊर्ध्वाधर नालियां दीवारों से होकर गुजरती और गलियों में खुली नालियां, गुसलखानों से निकलती और बाहरी सड़कों तक जाती नालियां आदि को शामिल किया गया है। सभी स्थलों पर गलियों की नालियां पकी हुई ईंटों से बनी थीं। अल्लादीनों में पाई गई नालियां पत्थर की हैं। ज़्यादातर जो नालियां थी वो पकी हुई ईंटों से बनाई गई थी, लेकिन जो अल्लादीनों की जो नालियां थी उसमें पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। अधिकतर नालियां ईंट या पत्थर से ढकी हुई होती थीं। अपरिष्कृत तलछट को नालियों में जाने से रोकने के लिए जल निकासी प्रणाली में छोटे छोटे तलछट ताल और जाल बनाए जाते थे। मतलब कि जो ऊपर जगह जगह पे उनमें गड्ढे बनाए जाते थे जिनमें की जो गाद वगैरह है वो इकट्ठी होती रहे और इसको बाद में एक जगह उठा लिया जाए। उसके बाद जो ऊपर उनमें जाल वगैरह लगे रहते थे जिससे कि जो कूड़ा कचरा है वो नालियों में ना जाए। तो इस तरह की इनकी व्यवस्था थी। घरों में आमतौर पर सब घर में स्नानागार वगैरह रहते ही थे। चबूतरे की ढलान, फर्श पर ईंटें, चबूतरे के चारों ओर उठाई गई किनारी फर्श को प्रदान की गई, निर्वात परिसज्जा, चूने के लेप की परत और ईंट की धूल का उपयोग सभी ये इन स्नानगृहों को बनाने में बरती गई अत्यंत सावधानी का ये वो इनकी जो वो थी विशेषज्ञता उसको ये दर्शाता है। अब जो मोहनजोदड़ो में नालियां मिली थी उनमें कुलनार जो और चूने के लेप के उपयोग के भी सबूत हैं। तो ये सब क्या है मोहनजोदड़ो में, ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा का प्रमुख शहर था एक। ये सब चीजें इनकी विशेषताएं थी। दोस्तों चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था की प्रकृति। तो देखते हैं उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल जो हमारा था वो उसका टाइम पीरियड जो है वो माना जाता है कि 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक का है। तो उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो जो 1500 से है 1000 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं ऋग वैदिक काल या वैदिक काल, और जो 1000 के बाद 600 जो ईसा पूर्व तक का टाइम है उसको बोलते हैं हम उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो हिंदू धर्म था उसमें कई सारी जो आडंबर थे, अनुष्ठान थे, यज्ञ वगैरह थे, ये बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हो गए थे और जो ब्राह्मण वगैरह थे उन्होंने इन सबको इनका रूप जो है काफ़ी विस्तृत कर दिया था और जो कुरीतियाँ वगैरह थी इस टाइम तक वो बहुत सारी हिंदू धर्म में आ चुकी थी, शामिल हो चुकी थी। तो देखते हैं इस टाइम पे हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी। गंगा यमुना दोआब एवं मध्य गंगा घाटी में उर्वरक भूमि के विशाल मैदानों की उपलब्धता से उत्तर वैदिक काल में कृषि का विकास संभव हुआ। दूसरी चीज इस टाइम तक जो है वो लोहे का जो प्रयोग होने लगा था, लोहे की जानकारी हो गई थी तो लोहे का प्रयोग बड़े पैमाने पे होने लगा था, जिस वजह से जो कृषि वगैरह है उसका जो विकास काफी तेजी से हुआ। पुरातात्विक स्रोत ये बताते हैं कि लोग खाने में चावल का प्रयोग करने लगे थे। चित्रित धूसर मृदभांड तथा बनास संस्कृति के खुदाई किए गए स्थलों से जले हुए चावल के दाने मिले हैं। तो इसका मतलब है कि लोग चावल वगैरह की खेती करने लगे थे। इस समय दोहरे फसल चक्र का प्रयोग होने लगा था तथा जौ व चावल की खेती की जाने लगी थी। ब्राह्मणों को गाय, बछड़े, सांड, सोना, पके चावल, छप्पर वाले घर तथा अच्छी पैदावार देने वाले खेतों को उपहार के रूप में जो है ब्राह्मणों को दिया जाता था। अब ये जो ये सब चीजें अगर उपहार में दी जा रही हैं, ये सारी क्या है जो कृषि से जुड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कृषि है उस पे जो आधारित है स्थायी जीवन, उसका धीरे धीरे करके महत्व तो काफी हद तक बढ़ गया था। अब जो वैदिक पीरियड था उसमें तो प्रमुख रूप से पशुपालन वगैरह होता था, लेकिन अब जो है इनका पशुपालन मुख्य साधन नहीं था। इसके अलावा भी जो ये थे वो
कृषि वगैरह पे भी और व्यापार वगैरह पे ये निर्भर रहने लगे थे। तो केवल इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन से हटकर कृषि और व्यापार वगैरह पे शिफ्ट हो गया था। मिश्रित कृषि व्यवस्था का प्रचलन हो गया था, जिसमें खेती और पशुपालन दोनों संयुक्त रूप से करे जाते थे। अब इनके जो स्थायी आधारित, जब जैसे खेती का विकास हुआ तो स्थायी जीवन जीने लगे ये। उत्तर वैदिक काल में अनुष्ठानों का उद्देश्य बिल्कुल बदल गया। अब अनुष्ठान बहुत जटिल हो गए जो कई सालों तक चलते रहते थे। अब केवल धनी लोग ये अनुष्ठान कर सकते थे। सामूहिकता की भावना में धीरे धीरे करके कमी आ रही थी। पहले भूमि का स्वामित्व पूरे समुदाय या विश्व के पास होता था, परंतु जब भूमि परिवार का स्वामित्व हुआ, अब इससे परिवारों में परिवार का प्रमुख या गृहपति धनी हो गया। जो अब पहले तो क्या था, पूरे समुदाय वगैरह का कोई जो जमीन वगैरह थी उस पर हक होता था, लेकिन अब जो परिवारों का कॉन्सेप्ट आ गया था कि ये पर्टिकुलर भूमि इस परिवार को बिलोंग करती है, उस तरह से धीरे धीरे करके इसका वो बंटवारा सा होने लगा था। अब जो वैश्य वगैरह थे ये उत्पादक वर्ग था, और ये इसके जो इनकी अर्थव्यवस्था थी उसका मूल आधार थे। अब देख लेते हैं उत्तर वैदिक कालीन राजनीति और ये समाज इनका किस तरह का था। पशुपालन से मिश्रित कृषि की ओर संक्रमण का उत्तर वैदिक राजनीति तथा समाज के चरित्र पर व्यापक प्रभाव पड़ा। प्रारंभिक वैदिक समाज की कबीलाई संस्था का स्थान क्षेत्रीय पहचान ने ले लिया। धीरे धीरे करके ये कबीलों से एक जगह पे इकट्ठा होने लग गए। फिर जो क्षेत्रीयता की भावना थी वो सब में धीरे धीरे घर कर गई। इसके फलस्वरूप जो मुखिया की प्रवृत्ति वगैरह उसमें परिवर्तन हुआ। सामाजिक ढांचा जो प्रारंभिक वैदिक काल में कबीलाई संबंधों पर आधारित और समानतावादी था, अब काफी जटिल हो गया था। तो पहले ये जो कबीलाई संगठन था उस पर आधारित थे, लेकिन अब ये थोड़े से जो रिश्ते, ये सामाजिक संगठन था इनका, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने लगा था। अब समाज में क्या थी, असमानता वगैरह, जो असमानता थी वो आ गई थी। लाइक कोई राजा है, कोई ब्राह्मण है, उसके बाद जो शूद्र और वैश्य वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से उत्तर वैदिक काल तक मतलब असमानता आ गई थी। कबीला कई समूह में बंट गया था। कुछ लोग उच्च समझे जाते थे, कुछ निम्न समझे जाते थे। जनपद की धारणा अस्तित्व में आई। जनपद का तात्पर्य उस स्थान से था जहां पर कबीला बस गया था। जब कबीले किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित हो गए और उस क्षेत्र के रूप में जाने जाने लगे, तो कबीलों के मुखिया के पद एवं कार्यशैली में भी धीरे धीरे करके परिवर्तन हुआ। अब केवल जो मुखिया वगैरह होते थे वो केवल पशु वगैरह की लूट वगैरह नहीं करते थे, इसके अलावा वो जो पर्टिकुलर एरिया था उसकी रक्षा करते थे, और वहाँ पे उनके जो रक्षा का भार था वो उसी राजा या मुखिया के ऊपर होता था। जो राजन था, जिसको ऋग्वैदिक काल से उच्च वंशीय परंपरा का पात्र समझा जाता था, अब वह क्षेत्रीय में बदल गया। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। तो फिर वहीं से धीरे धीरे करके जो क्षत्रिय शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई। क्षत्रिय वर्ग का मुख्य कार्य था अपने कबीले के लोगों तथा उस क्षेत्र की रक्षा करना जिसमें वो लोग बसे हुए थे। भूमि कर और जो बलि थी वो पहले तो जो इच्छानुसार राजा को दिए जाते थे, लेकिन अब वो क्या हो गए थे, अब वो नियमित हो गए थे, मतलब आपको अब देना ही देना है वो। समिति की अपेक्षा सभाएं इस समय अधिक शक्तिशाली हो गई थी। तो जो समिति और सभा दो संस्थाएं थी, उसमें से जो सभा संस्था थी वो इस टाइम तक काफी प्रभावी हो गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है महापाषाण संस्कृति। अब जो महापाषाण संस्कृति थी ये दोस्तों, इसमें क्या था, ये प्रमुखता जो दक्षिण भारत का हमारा एरिया है वहाँ पे फली फूली, और इसमें एक कब्रें बनाई जाती थी। उन कब्रों में जो बड़े बड़े पत्थर हैं, महापाषाण जिनको बोलते हैं, वो लगाए जाते थे। उन कब्रों की जो पहचान है वो इस तरह से थी कि इनमें जो कब्र बनी है उसके चारों तरफ या उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे, और उनसे कई तरह की जो आकृतियां हैं वो बनाई जाती थी। तो ये मुख्य रूप से कहाँ, उत्तर प्रदेश, विंध्य, महाराष्ट्र और इसके जो दक्षिण भारत के जो अधिकांश हिस्से थे उनमें बनी हुई हैं। अब ये इनमें बहुत तरह की इनकी जो थी वो संरचनाएं बहुत तरह की होती थी, जिनमें जैसे मेनहिर है, डोलेमेनाइट है, पत्थर ताबूत है, टोपिकल है, कुदाईकल है, टोप पत्थर है, ये सबके जो है इस तरह की इनकी आकृतियां बनाई जाती थी। मतलब कि बहुत ज़्यादा वो थी इनकी। और ये जो महापाषाण संस्कृति थी ये किस टाइम पीरियड की थी, तो इसका जो टाइम पीरियड था वो था जो अपना लौह युग जब था, लगभग ये है मान लो 1000 ईसा जो पूर्व है उसके बाद की ये संस्कृति है जो कि दक्षिण भारत में ये थी। अब इनमें अलग अलग तरह की जो उनके जो टाइप थे उसके आधार पे ये पत्थरों वगैरह को काट के उनकी डिजाइन पे, उनके साइज के आधार पे ये उनको अलग अलग तरह से बनाया जाता था। इस तरह से ये महापाषाण संस्कृति दक्षिण भारत में विकसित हुई थी।
हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति। तो जो बौद्ध धर्म है उसकी जो स्थापना गौतम बुद्ध ने करी। इनकी जो हालांकि वास्तविक जन्म है उस पर थोड़ा सा विवाद है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनका 566 BC में जन्म हुआ था। अब इन्होंने क्या, एक बूढ़ा आदमी देख लिया, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक मरे हुए आदमी को देखा, फिर एक सन्यासी वगैरह को जब देखा तो इन्हें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दुख हुआ। हालांकि ये राजा के लड़के थे, लेकिन इनको वो सब चीज़ें देख के पहली बार इन्होंने वो सब चीज़ें देखी और इनके घर में, इनके जो मन में वो चीज़ें घर कर गई, और फिर ये बाद में अपना जो शांति वगैरह के थे उसकी खोज में ये घर से निकल गए थे। अब मगध है, कौशल, कौशाम्बी, इन्होंने सबने बौद्ध की जो बौद्ध मत था उसको स्वीकार किया था। शाक्य हैं, बज्जी और मल्ल जनपद ने भी इनको अनुसरण किया। अशोक एवं कनिष्क ने बौद्ध मत को जो राज्य धर्म बना था वो बौद्ध धर्म बना लिया था। बौद्ध धर्म में संकलित सामाजिक समानता के विचारों के कारण इसने जो उस टाइम की जो जनता थी उसने बौद्ध धर्म को काफ़ी अपनाया था। अब इन्होंने विचार अपने भाषा वगैरह के लिए पाली भाषा को इस्तेमाल किया, जबकि उस टाइम पे जो संस्कृत थी वो ब्राह्मणों की भाषा समझी जाती थी, लेकिन जो जन सामान्य की भाषा थी वो पाली और प्राकृत थी। तो जो बौद्धों ने अपनी भाषा के को क्या चुना, वो पाली भाषा चुना। राजाओं के द्वारा संरक्षण प्रदान किए जाने के कारण बौद्ध धर्म का तेजी के साथ विस्तार हुआ। अशोक ने जो अपने पुत्र थे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा है, इनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। उसने बहुत सारे बौद्ध विहार स्थापित कराए और जो बौद्ध संघ थे, जो बौद्ध भिक्षु संघ थे, उनके लिए बहुत सारे दान भी दिए। अब जो बौद्ध संघ थे इनमें क्या था कि मतलब कोई भी 15 साल से अधिक उम्र का अगर कोई है तो वो जाके बौद्ध संघ में शामिल हो सकता था। हालांकि कई जो कोढ़ी कुष्ठ रोग वगैरह से पीड़ित थे या और जैसे लोग थे, लाइक जो गुलाम वगैरह थे, दास वगैरह थे, उनके लिए फिर उनका भी प्रवेश था, लेकिन दासों का प्रवेश था कि वो अपने जो उनका मालिक है या जो स्त्रियां हैं वो अपने पति से पूछ के आए, पहले उनकी परमिशन लेके आए, उसके बाद ही इनको जो है संघ में प्रवेश दिया जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है जैन धर्म की उत्पत्ति। अब अगर हम देखेंगे तो जैन धर्म में ना 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो उसमें से जो 24वें तीर्थंकर हैं वो हैं हमारे वर्धमान महावीर। उनका जो जन्म था वो 540 BC में हुआ था, ऐसा मानते हैं। उनके जो पिता थे उनका नाम था सिद्धार्थ, उनकी माता जो थी त्रिशला, वो लिच्छवी राज्य की राजकुमारी थी। अब इनके जो महावीर थे उनके 11 शिष्य थे, जिनको गणधर मतलब संप्रदायों का प्रमुख कहा जाता है, जिसमें से सुधर्मा एक केवल ऐसा शिष्य था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी ये जीवित रहा। और इसका जो अजातशत्रु का जो लड़का था उदयन, ये प्रमुख रूप से जैन धर्म का अनुयायी माना जाता है। और जो चंद्रगुप्त जो मौर्य था जैन धर्म का अनुयायी था, और उसने भद्रबाहु के साथ दक्षिण की ओर प्रवास किया था। श्रवणबेलगोला में उसने अपना केंद्र बनाया था और वहीं पे उसने अपनी संलेखना पद्धति से अपना जो है शरीर उसका त्याग किया था। अब जो पहली सदी ईस्वी थी उसमें मथुरा और जो उज्जैन थे वो जैन धर्म के प्रमुख केंद्र बन के उभरे थे। अब इसमें जो बौद्ध धर्म था वो लगभग 300 BC में बौद्ध धर्म दो मतों में बट गया था, जैन धर्म सॉरी। उसमें एक तो श्वेतांबर थे मुनि थे जो भद्रबाहु, और दूसरे मुनि थे स्थूलभद्र। तो इनकी दोनों की जो आपस में मनमुटाव हो गया, जिसकी वजह से मतभेद जो थे उनकी वजह से एक तरह के जो लोग थे वो श्वेतांबर बन गए जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दूसरी तरह के लोग जो श्रवणबेलगोला में चले गए थे और वो बन गए थे फिर दिगंबर। वो कोई कपड़ा धारण नहीं करते थे और पूरी तरह से नंगे रहते थे। अब देखते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में अलेक्जेंडर के अभियान, मतलब सिकंदर था जो भारत में सिकंदर की जीत कैसे हुई, उसके क्या क्या अभियान थे। तो 327 ईस्वी में वो हिंदुकुश पर्वत को पार करके वो भारत के जो सिंधु नदी थी उसके मैदान की ओर बढ़ा। फिर उसने यहाँ पे क्या था, छोटे छोटे राजशाही थे, कबीलाई गणराज्य थे, तो उसके लिए यहाँ पे जीतना काफ़ी आसान थे। और जैसे ही उसने सिंध को पार किया तो जो तक्षशिला का जो एरिया था उसमें राजकुमार आम्भी से मिला, लेकिन हालांकि आम्भी और जो पोरस था वो दोनों की उनकी अगर दोनों साथ में मिलके लड़ते तो वो सिकंदर को आराम से हरा देते, लेकिन जो आम्भी था उसने सिकंदर से संधि कर ली और वो सिकंदर की तरफ से मिल गया। लेकिन उसने जब सिंधु नदी पार करी तो फिर वो पोरस जो था, पोरस की सेना से उसका जो है युद्ध हुआ। तो हालांकि पोरस उस युद्ध में बहुत वीरतापूर्वक लड़ा था, लेकिन वो हार गया, और हारने के बाद जब उसको सिकंदर के सामने ले जाया गया तो सिकंदर ने उसको पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो जब पोरस ने इस चीज़ का उत्तर दिया
तो सिकंदर उससे काफ़ी प्रभावित हुआ था। पोरस ने बोला कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, या जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ व्यवहार करता है, मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाए। तो इस चीज़ से सिकंदर काफ़ी प्रभावित हुआ। उसने फिर जो पोरस का राज्य था वो पोरस को वापस लौटा दिया था। हालांकि बाद में वो और आगे भी आना चाहता था, लेकिन उसके जो सैनिक थे वो काफ़ी टाइम से लड़ते लड़ते थक गए थे और उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। फिर वो वहाँ से वापस लौट गया, और वापस जाते समय उसका जो आखिरी अभियान था वो था जो मल्लव राजतंत्र था, जो जिनको मल्लुई थे बोलते थे, उनके खिलाफ उसका जो है आखिरी अभियान हुआ था। उसके बाद वो वापस चला गया 324 ईस्वी में, और वहाँ पे उसकी जो है रास्ते में ही उसकी वापस जाते टाइम मृत्यु हो गई सिकंदर की। तो दोस्तों इस तरह से जो है सिकंदर के भारत में ये अभियान थे। हमारा अगला क्वेश्चन है मगध के उदय के कारण। तो जो हमारा टाइम पीरियड था उत्तर वैदिक काल के बाद, तो उसके बाद जो महाजनपदों का उदय हुआ 16 महाजनपद, उनमें से कुछ 3-4 महाजनपद थे जो प्रमुख रूप से उभरे। इसमें था मगध, एक था जो को बहुत प्रमुखता से उभरा। वर्तमान में ये कहाँ मगध की पहचान कहाँ कर सकते हैं? पटना है, गया है, नालंदा और शाहबाग के जो एरिया है वहाँ पे वर्तमान के जो हैं ये इलाके, वहाँ पे मगध साम्राज्य था। अब इसके आसपास जो थे बड़ो जो जलोढ़ मैदान थे, कोसी नदी थी जिसमें बाढ़ आती थी हर साल, उसकी जो उपजाऊ मिट्टी वो लेके आती थी। इसके बाद गंगा नदी भी यहीं से बहती थी, तो ये काफ़ी इसके पास जलोढ़ मैदान थे। फिर जो भूमि थी वो काफ़ी उपजाऊ थी, लोहे के औजारों की मदद से इसको आसानी से जोता जा सकता था क्योंकि बहुत ज़्यादा मुलायम ज़मीन थी। इससे क्या हुआ कि जो किसान थे वहाँ से अच्छी खेती हुई, अधिशेष पैदा हुआ, जिसने करों वगैरह की मात्रा थी उसको जब किसानों के पास ज़्यादा अगर उपज होगी तो वो ज़्यादा कर भी दे पाएंगे राजा को। यहाँ पे जंगल थे, जंगलों में हाथी वगैरह की जो आपूर्ति थी वो आराम से होती थी, तो इनके फिर हाथी इनको बहुत ज़्यादा मिल जाते थे। इस वजह से जो इनकी जो युद्ध कला थी उसमें हाथियों का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। और इनकी जो राजधानी थी वो राजगृह वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जिससे उसको उस पर आक्रमण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और लगभग ऐसा मानते हैं कि ये अभेद्य स्थिति में थी। और इनके जो छोटा नागपुर का इलाका था, जो झारखंड वाला जो एरिया है वर्तमान में छत्तीसगढ़ झारखंड का, वो एरिया भी इनके उसमें था। तो यहाँ पे जो लौह अयस्क थी उसकी बहुत ज़्यादा बहुतायत थी, तो इनको जो लोहा वगैरह था उसकी कमी नहीं होती थी, और ये लोहे से वहाँ से खूब लोहे का खनन करते थे। उसके बाद युद्ध के लिए अच्छे हथियार बनाते, खेती वगैरह करने के लिए जो कृषि उपकरण थे वो भी लोहे से काफ़ी बड़े लेवल पे बनने लगे थे। तो इन सब चीज़ों की वजह से, और इमारती लकड़ी, जंगल थे तो इमारती लकड़ी इनको आसानी से मिल जाती थी, जिसके आगे नाव वगैरह हैं वो आराम से बनती थी। फिर जो बाकी नदी के पुल वगैरह बनाने के लिए भी उस टाइम जो लकड़ी का इस्तेमाल होता था, तो वो सब चीज़ों के लिए लकड़ी इनको आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बाकी जो महाजनपद थे उन महाजनपदों से इस जो मगध था उसको टॉप पे लाने में इन्होंने इसकी मगध की मदद करी थी। तो इसी वजह से जो मगध था वो सबसे ज़्यादा टॉप पे रहा। अब देखते हैं हम दोस्तों अशोक की धम्म नीति। अशोक ने जो कलिंग का जब युद्ध हुआ था उसके बाद उसने वहाँ पे जो जनसंहार देखा, जो रोती हुई महिलाएं वगैरह थीं, चील कितने लोग मरे हुए थे, कितने घायल पड़े थे, तो उससे जो उसका हृदय था वो पूरा बदल गया। उसने फिर जो है हिंसा ना करने का, तलवार ना उठाने का निर्णय ले लिया, और उसने फिर बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। फिर उसने जो अपनी जो बुद्ध नीति चलाई उसको क्या बोलते हैं, उसने अपनी नीति को धम्म नीति बोला। उसमें उसने बहुत सारे शिलालेख वगैरह लिखवाए, उन पे अच्छे अच्छे संदेश लिखवाए। तो ये क्या थी इसकी धम्म नीति, आइए देखते हैं। युद्ध तो और हिंसात्मक विजयों की निंदा की, पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया इसने, और स्वयं भी जो राज परिवार था उसमें मांस वगैरह खाने की प्रथा जो थी उसको समाप्त कर दिया। इसने धम्म के प्रचार के लिए दल भेजे, इनमें मिस्र, यूनान, श्रीलंका आदि में इसने जो अपना धम्म था उसके प्रचार के लिए दल भेजे थे। अब इसमें जन कल्याण के कई काम सम्मिलित थे, जैसे इसने मनुष्यों एवं पशुओं के लिए भी चिकित्सालय बनाए, साम्राज्य के अंदर तथा बाहर दोनों स्थानों पर चिकित्सालय वगैरह इसने बनवाए थे। इंसानों के साथ साथ पशुओं के लिए भी बनवाए थे। छायादार कुंज बनवाए, कुएं लगवाए, कुएं खुदवाए, फलों के बगीचे लगवाए, विश्राम गृह आदि वगैरह बनवाए। बलि चढ़ाने की जो परंपरा थी उस पे इसने प्रतिबंध लगा दिया, और इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए उसने धम्म महामात्यों की जो नियुक्ति करी थी। उनका ये काम था कि वो घूम घूम के देखें कि जो सभी जो प्रजा है उसके साथ में, सभी के साथ में उचित बर्ताव हो रहा है।
उसने सारे जिनकी सजा खत्म हो गई थी, बोला था उन सब बंदियों को मुक्त कर दो। फिर उसने जो धम्म यात्राएं वगैरह आरंभ की, उसमें जो उसके उच्च अधिकारी थे वो एक धम्म के प्रचार के लिए और जनता से सीधा संपर्क, उनका फीडबैक लेने के लिए वो जनता में बीच बीच में जाते रहते थे, पूरे देश में भ्रमण पे निकलते रहते थे। तो इस तरह से इसकी जो अशोक था उसकी ये धम्म नीति थी। अब हम देखते हैं कि मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था वो किस तरह की थी। तो ये मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था जैसे जैसे छठी शताब्दी ईस्वी में, इस बीच में हम आते हैं ईसा पूर्व में, तो हम देखते हैं कि कृषि का काफी बड़े लेवल पर यहाँ विकास हो चुका था, और जो तकनीकी रूप से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था थी काफी मजबूत थी। अब शूद्रों वगैरह को इसमें खेती के लिए आवश्यक बीज और नई भूमि वगैरह था उसको क्लियर करने के लिए, और जो चारा वगैरह के लिए उसको रियायतें दी जाती थी, जिससे क्या था वो जंगल वगैरह काटते उनको क्लियर करते और कृषि भूमि को धीरे धीरे करके बढ़ाते रहते थे। और लोहा और जनशक्ति जैसे दो कारकों पर नियंत्रण ने मौर्य काल में एक मजबूत अर्थव्यवस्था प्रदान की। इनके पास लोहा की भारी उपलब्धता थी, इनके पास पूरा क्षेत्र इनका लौह उत्पादक क्षेत्र था, और इनकी जो जनशक्ति थी, दोनों ने मिलकर इसको नंबर 1 बना दिया। वाणिज्य और व्यापार के विस्तार ने मौर्यों को अपने संसाधनों और राजस्व को बढ़ाने में सक्षम बनाया। मौर्य राज्य सुरक्षा और शांति प्रदान करने में सक्षम था, इसलिए व्यापार मार्ग और व्यापार अधिक सुरक्षित हो गया। व्यापारियों की सुरक्षा होती थी, जिससे इनके लिए व्यापार काफी सुगम होता था। पाटलिपुत्र था जो एक ऐसी जगह पे था जहाँ बहुत सारी जगहों से नदियों के माध्यम से वहां पे पहुंचा जा सकता था। फिर राज्य की जो पहल थी उसने जैसे वो अनुदान वगैरह देता था जंगल वगैरह क्लियर करने के लिए, और इन्होंने यूनानी वगैरह के साथ मौर्य राजाओं ने जो अपने संबंध थे वो अच्छे करे, और फिर उसके बाद वहां से इनका जो व्यापार था वो काफी ज्यादा बड़े लेवल पे होने लगा था। कुशल कारीगर इस टाइम तक उनका जो है उनको बढ़ावा मिला था, तो इस तरह से जिससे कि उनकी अर्थव्यवस्था को गति मिली। ये कारीगरों के जो संघ वगैरह थे उनमें हस्तक्षेप ज़्यादा जो सरकार थी नहीं था, लेकिन इनका हाँ थोड़ा बहुत जो उत्पादन और वितरण था उस पर थोड़ा बहुत नियंत्रण था, डायरेक्ट हस्तक्षेप ऐसा कुछ नहीं था। तो इस तरह से इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी मजबूत स्थिति में थी। अब मौर्य शासन का प्रशासन देखते हैं, मौर्य साम्राज्य का। इसके प्रशासन के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? कुछ तो अशोक के शिलालेख हैं, कुछ यूनानी लेखकों की जो कृतियां हैं उनसे, और कुछ है हमारा जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, तो वहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। इसमें जो साम्राज्य था उसको कई अंगों में विभाजित किया गया था, और उसके जो प्रत्येक अंग था उसका जो शासन था वो राजकुमार एक चलाता था। और जो इनके वरिष्ठ अधिकारी थे उनको प्रादेशिक कहा जाता था, जिनको हर 5 साल में समाज का दौरा करने और जो ऑडिट करने के साथ साथ प्रांतीय प्रशासन पर नजर रखने का काम सौंपा गया था। शहरी और ग्रामीण जो क्षेत्र थे उनमें न्यायिक अधिकारी होते थे, जिनको क्या बोलते थे? राजुक। अब इनको न्यायिक कार्यों के साथ साथ अक्सर राजस्व के भुगतान का कार्य वगैरह भी था, ये राजुक को ही करना पड़ता था। अब अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें 4 तरह के प्रांत हैं जिनका उल्लेख है। जैसे दक्षिण प्रांत था जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी, उत्तर प्रांत था जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, पश्चिम प्रांत इसकी राजधानी उज्जैनी, तथा जो पूर्व का प्रांत था उसकी राजधानी थी तोसाली। अब जो इनका केंद्रीय प्रशासन था वो ये प्रमुख रूप से इनमें वर्गीकृत था। जैसे राजा होता था, उसके बाद उसकी सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, फिर किसी शहर का जो प्रशासन था उसको चलाने के लिए अभी जो मेयर टाइप के हैं उस तरह की एक वो होते थे, फिर सेना होती थी जो पूरा साम्राज्य उसकी सुरक्षा के लिए, फिर जासूसी नेटवर्क जो गुप्त सूचनाएं थी उनको वो करने के लिए पूरा जासूसों का नेटवर्क था, फिर कानून था और न्याय व्यवस्था थी पूरी, फिर और लोक कल्याण के कार्य के लिए जैसे इसने अशोक वगैरह ने धम्म महामत वगैरह थे इनकी नियुक्ति करी थी। तो इस तरह से इनका पूरा केंद्रीय प्रशासन चल रहा था। अब दोस्तों हम देखते हैं अर्थशास्त्र और सप्तांग सिद्धांत। जो अर्थशास्त्र है वो पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें जो राज्य के मूल सिद्धांत हैं उनको प्रतिपादित करने वाले 7 जो तत्व हैं उनका वर्णन है। अब इसने जो कौटिल्य थे इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना करी थी, और इन्होंने ही जो सप्तांग सिद्धांत है उसकी अवधारणा की प्रस्तुत करी थी। अब इसमें सप्तांग सिद्धांत में दोस्तों है कुछ नहीं, ये क्या है कि ये बताता है कि जो राज्य है उसके 7 अंग होते हैं, मतलब कि वो 7 अंग अगर होंगे तभी एक राज्य अच्छे से काम कर पाएगा। सप्तांग राज्य की ये जो अवधारणा है कुछ संशोधनों के साथ धर्मशास्त्रों, पुराणों और महाभारत बाद के बहुत सारे ग्रंथों में भी इसकी जो स्वीकार्यता वो करी गई है।
राज्य को 7 बुनियादी घटकों में विभाजित करने से प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक घटक की व्यक्तिगत ताकत या कमजोरी का आकलन करने की अनुमति मिलती है। अब ये सप्तांग सिद्धांत के जो 7 तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, तो हम देखते हैं। पहला तो है स्वामी या राजा, दूसरा है अमात्य, उसके मंत्री। राजा है जो टॉप पे होना चाहिए, मंत्री हैं उसके मंत्री ऐसे होने चाहिए जो उसको अच्छी सलाह दें, केवल हाँ हुजूरी ही करने में ना रहें, जबकि उसको जो न्याय संगत जो है तर्कपूर्ण है वो सलाह दें। जनपद जो उसका क्षेत्र है, वहाँ के लोग हैं वो किस तरह के हैं, उसका क्षेत्र है वो सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा के लिहाज से अच्छा होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। वहाँ के लोग हैं, वहाँ के लोग जो हैं वो अपना राजा को प्रेमी होने चाहिए, राजा को पसंद करने वाले होने चाहिए। दुर्ग एक ऐसा जो किला होना चाहिए जहाँ पे राजा जहाँ से बैठ के शासन करे, वहाँ वो किला जो है अवैध टाइप का होना चाहिए, जिससे कोई भी जो दुश्मन है वो आसानी से उसमें प्रवेश ना कर पाए। कोष होना चाहिए राजा के पास, अगर कोष होगा तो ही वो जन कल्याण के कार्य और बाकी युद्ध वगैरह के अगर उसको करने पड़ेंगे तो वो कार्य तभी कर सकता है जो उसके पास एक अच्छा खासा राजकोष होगा। उसके बाद जो रख है जिसमें न्याय और वो आता है, तो न्याय प्रणाली एक सुव्यवस्थित और सुगठित होनी चाहिए, जिससे कि जो प्रजा है उसमें जो अन्याय वगैरह अगर किसी के साथ होता है तो उसको प्रॉपर न्याय मिल सके। दूसरा है राजा के मित्र होने चाहिए, जो अगल बगल वाले पड़ोसी राज्यों के भी पड़ोसी हैं वो मित्र होने चाहिए। कौटिल्य ये प्रमुख रूप से कहता है कि जो दुश्मन का दुश्मन है उसको तो स्पेशली मित्र बना के ही रखना चाहिए, जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। तो ये थे हमारे जो सप्तांग सिद्धांत था जो कि कौटिल्य ने दिया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है मौर्य कला एवं वास्तुकला। मौर्य कला एक लंबे आंदोलन की परिणति थी जो देशी रूप से शुरू हुई और समय के साथ फली फूली और इसके विभिन्न संवेगों और प्रभावों को इसने ग्रहण भी किया। अब ये जो प्रमुख रूप से जो मौर्य कला है जो तो मूर्ति कला और वास्तुकला वो किसके शासनकाल की है, अशोक के शासनकाल की। मौर्यकालीन कला इस मायने में पहले की कला परंपराओं से अलग थी कि इसने लकड़ी, सूरज की रोशनी में पकाई सूखी ईंटों, मिट्टी, हाथीदांत, धातु से अलग हटकर विशाल परिमाण के पत्थरों का उपयोग किया। स्तूपों के कटघरे, प्रवेश द्वार, चैत्र का अग्रभाग उसी तरह के अलंकरण को दर्शाते हैं जो लकड़ी के आद्य कला रूपों की एक प्रतिलिपि लगते हैं। मौर्य कला की दूसरी विशेषता इसका जो एकयामेनिड साम्राज्य था उससे संबंध था। जो मौर्य थे उनका पूर्वी यूनान से जो संपर्क था, उन्होंने जो एकयामेनिड कला थी और संस्कृति थी उसकी जो छाप थी वो हमारी मौर्य कला पे पूरी उसका प्रभाव था। जो जैसे अशोक के स्तंभ हैं और उसके जो शिलालेख हैं उनसे साबित होता है कि वो जो एकयामेनिड प्रथा थी उससे प्रेरणा उन्होंने ली थी। अब मौर्य कला के उदाहरण क्या क्या हैं, शाही महल है और जो पाटलिपुत्र शहर है उसके अवशेष हैं। सारनाथ में अखंड वेदिका है। गया और जो बराबर हिल्स हैं, जो नागार्जुनी पहाड़ियां हैं उनमें उत्कीर्ण जो चैत्य हैं वो। राजाज्ञा धारण करते हुए और बिना राजाज्ञा वाले जो स्तंभ हैं वो। उड़ीसा के धौली में एक चट्टान से तराशा गया गोलाकार रूप में एक हाथी के सामने का आधा हिस्सा। तो ये सब क्या है जो मौर्य कला है उसके और वास्तुकला है उसके उदाहरण हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक भारत में महिलाओं की स्थिति। तो अब हम देखेंगे जो प्रारंभिक भारत था उस टाइम पे महिलाओं की स्थिति वो किस तरह की थी। महिलाएं न केवल सामाजिक भूमिकाओं के संदर्भ में बल्कि अनेक महत्वपूर्ण स्थितियों के प्रवर्तक के रूप में उनको जाना जाता है। और जो वैदिक कोश है न केवल स्त्रीयोचित और पुल्लिंग बल्कि विभिन्न नपुंसक पात्रों और श्रेणियों की उसमें पहचान करी गई है। ऋग्वैदिक समाज में जो महिलाएं थीं उनके साथ साथ पुरुषों ने भी समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था में भाग लिया। तो उस टाइम जो थी वो महिलाएं समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सा लेती थीं। गायत्री मंत्र जैसे जैसे कुछ मंत्र हैं वो सबसे श्रद्धेय स्तुतियां जो हैं उसकी वैद की वो इनकी जो रचने का श्रेय है वो महिलाओं को दिया जाता है, वो या महिलाओं के लिए वो लिखी गई हैं। विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं को देवीय रूप में चित्रित किया गया है और उन्हें प्रार्थनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। महिलाओं ने तीनों वैदिक सामाजिक राजनीतिक सभाओं में भागीदारी की, अर्थात सभा, समिति और विदथ जो था उसमें तीनों जो सभाएं थी जो वैदिक काल की उसमें महिलाओं की भागीदारी होती थी। न केवल दिव्यता के संदर्भ में बल्कि लौकिक दुनिया के विवरणों में भी महिलाओं को अपने जीवन के बारे में स्वयं चुनाव करने और निर्णय लेने वाले निकायों में हिस्सेदारी करते हुए देखते हैं। उनकी शिक्षा तक पहुंच थी, वे ज्ञान सृजन में भी संलग्न थी, वे विवाह के साथ या उसके बिना ब्रह्मवादिनी होने का चुनाव कर सकती थी। तो इस तरह की उनको छूट थी।
मनुस्मृति जैसे ग्रंथ महिलाओं की इस तरह की तस्वीर चित्रित करते हैं जिनके पास कोई अधिकार नहीं था और जो अधीनता की स्थिति में थी। हालांकि जो मनुस्मृति वगैरह है उसमें इस तरह का वर्णन है, लेकिन जो हमारे वैदिक साहित्य के जो वैदिक वेद वगैरह हैं तो उनमें महिलाओं की जो है उनको अगर हम देखेंगे तो उसमें हमें महिलाओं की एक सम्मानजनक स्थिति दिखाई देती है। कुछ महिलाओं को उनकी असाधारण सामर्थ्य के लिए जाना जाता था, जैसे ऋग्वेद संहिता में हमें अपाला है, घोषा, लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी, सची, विश्वारा, अत्रि सुलभ और अन्य ये सब महिलाएं हैं, इनका हमें उल्लेख मिलता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि वैदिक काल के बाद से महिलाओं की स्थिति बिगड़ती चलेगी। हालांकि पाणिनि की अष्टाध्यायी और उसके बाद के व्याकरणिक साहित्य में महिला आचार्यों और उपाध्यायों की प्रशंसा की गई है। तो जो वैदिक युग था उसके बाद से उत्तर वैदिक युग में और मौर्य काल में धीरे धीरे करके महिलाओं की स्थिति जो थी खराब होती गई, लेकिन जो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी है उसमें जो महिलाएं हैं उनकी काफी प्रशंसा करी गई है उस टाइम। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय दर्शन और इसकी पर्यावरणीय दृष्टि। तो भारतीय दर्शन में क्या था, जो हमारी परंपराएं थी उनमें जो पर्यावरण के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध इनको सबको दिखाया गया था। पर्यावरण को जीवंत इकाई माना गया था और ऐसा माना कि सभी जो मनुष्य है वो सब में प्राणियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। पर्यावरण का जो मनुष्य था उसको पर्यावरण का सबसे एक छोटा हिस्सा माना गया जो मृत्यु उपरांत प्रकृति में ही उसको शामिल हो जाता था। अब मनुष्य का सभी जीवित और निर्जीव प्राणियों के साथ घनिष्ठ संबंध है। आध्यात्मिक रूप से विभिन्न प्रजातियों के प्रति कर्तव्य और दायित्व से निहित एक आचरण संहिता का मनुष्य को पालन करना है। तो इस तरह की जो हमारी पर्यावरणीय दृष्टि थी ये भारतीय दर्शन में इस तरह की थी। अब ये माना गया था कि मनुष्य को ना तो पर्यावरण को खतरे में डालना चाहिए और ना ही इसको नष्ट करना चाहिए। प्राचीन भारतीय विचारधारा प्रकृति के साथ सद्भाव, संतुलन और सहयोग के संबंध को निरूपित करती है। अब पृथ्वी और इसमें सम्मिलित प्रत्येक अंश को श्रद्धा और सम्मान दिया गया है। पंच तत्व में से अंतिम तत्व जो पृथ्वी है उसको भी जीवित प्राणियों की माता के रूप में माना गया। तो ऐसा मानते हैं कि जो पृथ्वी है वो हम सबकी जननी है, जितने भी प्राणी इस संसार में हैं उनकी सबकी जननी कौन है, पृथ्वी है। वेदों में पृथ्वी के संसाधनों और उनके उद्गम की निरंतरता के लिए प्रार्थना की गई है। सभी जो जैवीय प्राणी हैं उनको सम्मान दिया गया है। पशु पक्षियों को विशेष शक्तियों और बुद्धि से युक्त माना गया है। पशुओं का जो वध है वो उसको प्रतिबंधित माना है और ऐसा करना क्या माना जाता है, अपराध या पाप माना जाता है। ये भी स्पष्ट तथ्य है कि पशु अति पवित्र थे, इसलिए पशु जो थे उनको देवी देवताओं का व्यक्तिगत वाहन बनाया गया, जिससे क्या है जो पशुओं के प्रति सम्मान की भावना है उसका हमें पता लगता है। उसे हम भगवान के समरूप पूजा के योग्य माना गया, उनको वाहन बनाया गया भगवान का और फिर उनकी पूजा अर्चना भी की गई थी। तो हमारा जो भारतीय दर्शन था वो पर्यावरण को बहुत ज्यादा लेके चलता था। उनकी ऐसी दृष्टि थी कि पर्यावरण है तो हम हैं, हम पर्यावरण के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का विघटन। तो मौर्य साम्राज्य का जो विघटन था उसके 2-3 कारण प्रमुख थे। एक तो जो अशोक की अहिंसावादी नीति थी उसकी वजह से जो अशोक की सेना थी उसने उसके बाद से युद्ध नहीं लड़े, फिर उसके बाद के जो धीरे धीरे करके उसकी जो क्षमता थी वो कम होने लगी। और उसके बाद दूसरा रीजन था अशोक के बाद उनके जो शासक थे वो इस तरह से व्यक्तिगत रूप से उनमें जो चरित्रगत विशेषताएं थी वो उनकी इतनी योद्धा वाली नहीं थी कि वो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सकें। तो इस वजह से उसका धीरे धीरे करके पतन हो गया। और दूसरे थे कि जो अशोक के बाद अशोक ने ऐसी जो जन कल्याण की बहुत सारी नीतियां चलाई थी जिसकी वजह से धीरे धीरे करके उनका जो राजकोष था वो खाली हो गया। तो यहाँ पे जो आर्थिक संकट है वो उस मौर्य राज्य के सामने आ गया। जो अशोक के बाद के शासक थे उनके सामने इसका जो पैसे का काफी संकट था, तो इस वजह से भी उन्होंने जो उनकी धातु मुद्रा थी उसका धीरे धीरे करके अवमूल्यन वो किया था कि उसमें पहले ज्यादा उसका वजन होता था, धीरे धीरे करके उसको कम कर लिया। तो इस सब वजह से ऐसे करके ये सारी जो परिस्थितियां थी ये उसकी पतन का कारण बनी। अब हम देखते हैं उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड। ये जो परंपरा है ये भारतीय उपमहाद्वीप की है। उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड की इसकी जो समय सीमा है वो 700 BC से 100 BC तक का माना जाता है। ये उत्कृष्ट बर्तन है, कभी कभी 1.5 mm जितना पतला होता है, अच्छी तरह से पकाकर बनाया हुआ बस चाक पे बनाया जाता था। ये एक तीव्र चाक पर बनाया गया है और ये धातु को ही ध्वनि देता है, मतलब अच्छे से इसको पकाया गया था। चमकने वाली सतह को इतनी शानदार ढंग से बनाया गया है कि 2500 साल बाद भी इसकी चमक फीकी नहीं पड़ी। मतलब ये जो बर्तन थे वो बड़े उत्कृष्ट लेवल के बनाए गए थे।
उत्तर पश्चिम में तक्षशिला और चरसादा से लेकर आंध्र प्रदेश के अमरावती तक फैले हुए हैं ये, और गुजरात में प्रभास पाटन से लेकर बंगाल में तामलुक तक जो है ये बर्तन उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड फैले हुए हैं। और इनका टाइम पीरियड दोस्तों ध्यान रखना है, टाइम पीरियड कितना है, 700 ईस्वी से लेकर 100 ईस्वी तक, 100 ईसा पूर्व तक, 700 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व तक। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है चित्रित दूषण मृदभांड संस्कृति। ये जो चित्रित दूषण मृदभांड जहाँ जहाँ मिले हैं तो वो कहाँ से संबंधित है, वो लौह युग से जुड़े हुए हैं। चित्रित दूषण मृदभांड शब्द पेंटेड गेबियर के लिए है, जो एक मिट्टी के बर्तनों की परंपरा है जो कि स्लेटी रंग की है और जिसे काले डिजाइनों के साथ बनाया गया है। इन मिट्टी के बर्तनों को पहली बार 1940 में खुदाई के दौरान अहिछत्र, जो बरेली जिला है वहाँ पे अहिछत्र पड़ता है, उसमें खोजा गया था। चित्रित दूषण मृदभांड मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और पूर्व उत्तरी भारत तक सीमित हैं। चित्रित दूषण मृदभांड एक लोहे का प्रयोग करने वाली ग्रामीण संस्कृति थी जो नदी के किनारे फैली हुई थी। तो ये लोहे का प्रयोग करते थे और इस संस्कृति कैसी थी, ग्रामीण संस्कृति थी। इस संस्कृति के बर्तनों को एक तेज चाक पर बृहद तरीके से गूंदी हुई मिट्टी से बनाया गया था। इस मिट्टी के बर्तनों में एक महीन सतह और एक चिकनी परिसज्जा है, ये बहुत अच्छी तरह से पकाकर बनाई जाती थी। ये इसमें मुख्य रूप से शामिल है मेज पर खाने के बर्तन। इसका प्रयोग जो है वो कहाँ किया जाता था, धनी वर्गों द्वारा किया जाता था। पकाने से पहले बर्तनों को चित्रित किया जाता था, एक चिकनी परत दोनों अंदर और बाहर सतह पर लगाई जाती थी। पकाने की इनको विशेषज्ञता हासिल थी और इस तरह एक समान जो है स्लेटी रंग था वो हासिल किया जाता था, क्योंकि ये इस तरह से उसको पकाते थे कि पूरे पे एक समान रंग आए। चित्रित दूषण मृदभांड अवधि के लोग नवाचारी थे और ये उनके धातु कर्म में भी परिलक्षित होता है। मोटे तौर पर चित्रित दूषण मृदभांड संस्कृति की समयावधि 1000 से लेकर 600 BC के बीच है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का माना जाता है, वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिलता है, तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।